नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। एमएसएमईज पर केंद्रित इस शो में हम मोदी 3.0 के पहले बजट से इंडस्ट्री की उम्मीदों का जायजा लेंगे। दरअसल एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में अमेंडमेंट से लेकर सेक्शन 43BH और एनपीए नॉर्म्स पर इंडस्ट्री से फीडबैक लेने के बाद आज का ये सेशन बजट 24 के कई और अहम पहलुओं पर, खासकर एक्सपोर्ट्स पर फोकस्ड होगा। एसएमई एक्सप्रेस के पहले पार्ट में हमारे साथ होंगे प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, जो कि वाइस चांसलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IFT के। आगे चलते हुए हम बातचीत करेंगे विनोद कुमार जी से, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडिया एसएमई फोरम के। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। फिलहाल शुरुआत करते हैं प्रोफेसर जोशी के साथ। प्रोफेसर जोशी, एमएसएमईज का इकोनॉमी में अहम रोल है। कुछ दिन के बाद बजट आने वाला है। इसके जरिए अर्थव्यवस्था को किस तरह से बूस्ट मिल सकता है, साथ ही एमएसएमईज खासकर जो एक्सपोर्ट स्पेस में हैं, बजट से किस तरह के कदमों की उम्मीद करें? एक्सपोर्ट के अंदर बड़ी कंपनियों के अलावा छोटी कंपनियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है और एमएसएमई, जैसा कि आपको पता है, एक अच्छी भूमिका इसमें अदा करता है। तो एमएसएमई के जो प्रोडक्ट हैं, स्पेशली जैसे आपने टॉयज इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, तो ऐसे बहुत सारे आइटम है जो एमएसएमई से बनते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले बजट के अंदर सरकार इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने वाली है। अब इसमें ध्यान इन चीजों पे देना होगा। एक तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस बेसिकली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के अंदर एमएसएमई का जो रोल है, तो उसके अंदर जो इनपुट्स की सिंप्लीफिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लॉजिस्टिक्स चेन फॉर एमएसएमई एंड स्पेशली एट द पोर्ट, द शिपमेंट प्रोसीजर एंड द एक्सपोर्ट प्रोसीजर, उस सब के लिए मुझे लगता है कि उसके अंदर स्टेप्स उठाए जाएंगे सरकार के द्वारा। उसके अलावा मार्केट आइडेंटिफिकेशन स्कीम्स लाइक एमएआई है, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव है, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट है, इस तरह की स्कीम पे भी सरकार जो है वो ध्यान देने वाली है। और दूसरा जो है, इसके अंदर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो बहुत सारी जगह जैसे तिरुपुर है, मुरादाबाद है, यहाँ पे इसको हम इकोनॉमी ऑफ स्कोप कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज साथ में मिलके कलेक्टिव सेंटर्स फॉर फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, उसके ऊपर जो है कुछ मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एमएसएमई को जरूरत है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ट्रेनिंग उनको इस तरह से दी जाए, उनका हैंड होल्डिंग सरकार करे कि जिससे उनको बाजार की इंफॉर्मेशन भी पता करे और एक्सपोर्ट के अंदर जो प्रोसेस उनको कवर कर रहा है उसके बारे में भी उनको जो है इस पे ध्यान दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि उनको ये भी पता होना चाहिए कि बाजार में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड है उनके बारे में उनको बताया जाए। तो इट्स ए रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग। एक तरफ डिस्रप्शन हो रही है तो दूसरी ओर कई नई संभावनाएं। ये जो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, ये कितना जरूरी है कि लोकल रीजन्स में इसको एक्सेलरेट किया जाए ताकि डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स के तहत उद्यमी नए मौकों के लिए खुद को तैयार कर सकें। जैसे कि हम एक ओडीओपी स्कीम लाए हैं, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम। वहां पे डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। अब जरूरत ये है कि उन डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को ये पता चले कि उनके बाजार कहाँ है, उनको कहाँ उसको एक्सपोर्ट करना है, और इन प्रोडक्ट्स के लिए उनको ये भी पता चले कि इसके अंदर क्वालिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके लिए जो है कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है, और उसके लिए मुझे निश्चित रूप से भारत सरकार ऐसा प्रयास कर रही है और IFT भी इस तरह के प्रयास कर रहा है कि जिससे हम ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करें। हम ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह के करें कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए करें, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में, कम से कम पिछले 5-7-10 साल के अंदर, हर स्टेट हैज कम आउट विद देयर ओन एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि स्टेट्स को पता नहीं है कि उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। तो उसके लिए एक हैंड होल्डिंग की भारत सरकार से जरूरत है। तो ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एट द स्टेट लेवल एंड ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशली फ्रॉम स्टेट टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो अगर किया जाए तो उसके अंदर कई चीजें उनको सिखाई जाएंगी। एक उसके अंदर ये बाजार का आइडेंटिफिकेशन, बाजार में प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल क्या रिक्वायरमेंट है, और कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वहां कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। बाजार के अंदर किन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या व्हाट आर द मार्केटिंग बॉटलनेक्स ऑन दोज मार्केट्स, एंड हाउ टू मेक योर प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव इन दोज मार्केट्स। तो ये कैपेसिटी
कैपेसिटी बिल्डिंग एक चीज है, और उसके बाद में एसएमईज को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ या स्टेट अथॉरिटीज के साथ मिलके अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी बनानी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर एमएसएमई एक्सपोर्ट जो है हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए, जो कि हमारा लक्ष्य $2 ट्रिलियन का है 2030 के अंदर, एक अत्यधिक अहम भूमिका अदा करने वाला है। और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो सोशली पॉलिटिकली इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, और मुझे लगता है कि एमएसएमई उसके अंदर एक बड़ा रोल अदा करने जा रहा है। प्रोफेसर जोशी, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भागीदारी मजबूत करने के लिए कैसे मेजर्स की, स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी? आपका क्या मानना है? ये एक अत्यधिक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप देखते हो तो इंटरनेशनल या ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर भारत की भूमिका एक बहुत थोड़ी है। लेकिन हम अब ये प्रयास कर रही है सरकार कई पिछले कुछ वर्षों से कि भारत एक इंटीग्रल सप्लाई पार्ट हो। उसके लिए हमने इंडिया को बहुत सारे प्रयास हैं उसमें, मतलब इंडिया को ग्लोबल ट्रेडिंग हब बनाने का प्रयास है, हमारी सागरमाला योजना है, गति शक्ति योजना है, जिससे कि जो बॉटलनेक्स हैं उनके अंदर ईज ऑफ नॉट ओनली डूइंग बिजनेस बट ईज ऑफ एक्सपोर्ट्स ढाई जा सके। स्टेट लेवल के ऊपर हमने कि ये भी बना एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, जिससे स्टेट एक दूसरे को देखते हैं कि हाउ दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस, सो दैट दे बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन। टू बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन कंपोनेंट के लिए हमको कुछ आयात करना पड़ता है, उसके बाद कुछ निर्यात करना पड़ता है। तो उसमें आयात और निर्यात का जो प्रोसीजर है उसके सिंप्लीफिकेशन की स्कीम है। उसके बाद में हमारे पास ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाइड हैं जहां पे हम उसमें काम कर पाए। तो जो आपको मैंने बताया कि मान लो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, बट बस अब सरकार उससे एक आगे जाने की कोशिश कर रही है। हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के अंदर एसएमई जो है एक मुख्य भूमिका निभा सके। और ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि ग्लोबल वैल्यू चेन की, क्योंकि एमएसएमई के लिए बाजार के अंदर रिटेल बाजार के अंदर मार्केट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट की वो कॉम्पिटेंसेस नहीं है, उसके स्केल्स नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल मैन पावर रिसोर्सेज। बट एमएसएमईज हैज गॉट ए ग्रेट पोटेंशियल टू बिकम ए सप्लायर और ए पार्ट ऑफ ए बिग वैल्यू चेन। फिर ग्रीन मार्केटिंग की बात है आ रही है, तो उस तरह की भी लेबलिंग जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा हो गई है, और उसको एक हम नॉन टैरिफ मार्केटिंग बैरियर भी कहते हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को रोकने की भी कोशिश है, तो उसके लिए सरकार का सपोर्ट एमएसएमई को निरंतर चाहिए। नए बाजारों में पहुंचने के लिए मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। देखा जाए तो ब्रांडिंग एमएसएमईज की कमजोर कड़ी रही है। वहीं ग्लोबल फेयर्स में पार्टिसिपेशन के दायरे को बढ़ाना भी कितना जरूरी होगा, ताकि उद्यमी वहां जाकर बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकें। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में तब तक मार्केट नहीं कर सकते हो जब तक आप खुद बाजार में जाके नहीं देखोगे। तो एमएसएमई के लिए एक मेंटल ब्लॉक है कि दे डोंट गो टू द इंटरनेशनल मार्केट एंड सी इट, दे हैव टू गो इट सी इट, एंड दे नीड टू आइडेंटिफाई द मार्केट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर देम। दे आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि दूसरी कंपनियां कहां मार्केट उसको कर रही हैं, आपके प्रोडक्ट्स में क्या खामियां हैं, आपके बाजार में क्या खामियां हैं, आपकी पैकेजिंग में क्या खामियां हैं, और आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में क्या खामियां हैं। और इसके लिए देखिए कुछ स्कीम्स तो ऑलरेडी हैं हमारे पास में। अवेयरनेस अबाउट दीज स्कीम्स टू द एसएमईज एंड सो दैट वो जा सके, पार्टिसिपेट कर सके। चलते हुए प्रोफेसर जोशी, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स की संभावनाओं पर आपका नजरिया। एमएसएमई के पास चूंकि रिसोर्सेज कम है, तो ई कॉमर्स का सबसे ज्यादा फायदा एमएसएमई को ही होता है। लेकिन अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे कि चाइना में एमएसएमई के एक्सपोर्ट का बाजार जो है वो $200 बिलियन का, हमारे यहाँ वो बाजार $2 बिलियन। ट्रेड नेटवर्क है, ई कॉमर्स नेटवर्क है, सरकार के भी हैं, प्राइवेट भी हैं, उसको मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, रॉबस्ट बनाना पड़ेगा। और इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो एमएसएमई यूनिट्स को करके, और वो मुझे लगता है कि ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचने के लिए सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। एंड मोर देन दैट इट विल गोइंग टू हैव ए लीपफ्रॉगिंग इम्पैक्ट ऑन द एमएसएमईज, दैट rather than trying only in the Indian market, they will be able to market across the world. बजट 24 में एमएसएमईज के लिए क्या खास रह सकता है, और नए मार्केट्स, नए रीजन्स के सफर में इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट की उम्मीद है, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, वाइस चांसलर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT, आपका शुक्रिया, थैंक यू। वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे विनोद कुमार, प्रेसिडेंट इंडिया SME फोरम।
हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। बजट 24 से हम एमएसएमई इंडस्ट्री की विश लिस्ट को चेक कर रहे हैं। आइए एसएमई एक्सप्रेस में आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं विनोद कुमार, प्रेसिडेंट इंडिया एसएमई फोरम। आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। विनोद जी, ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच इंडिया स्टोरी को आप कैसे देख रहे हैं? आने वाले बजट से किस तरह के सिग्नल्स, डायरेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं? क्या एमएसएमईज के लिए बजट 24 में बूस्टर हो सकता है? देखिए, हमारी रेजिलियंस जो है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी किसी से छुपी नहीं है। दूसरा, हमारा ग्रोथ पोटेंशियल भी सब पे जाहिर है। न जाने कितनी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हो या किसी भी प्रकार की जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट हमारे पास कुछ बड़े इंपॉर्टेंट तत्व हैं। सबसे पहला है, जो हमारी इकोनॉमी इतनी डाइवर्स है तो ऑटोमेटिकली ये रेजिलिएंट बन जाती है। दूसरा, हमारे पास जो हमारे प्रधानमंत्री जी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, यंग वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारा डिजिटलाइजेशन का या डिजिटाइजेशन की एक मुहिम जो चल रही है पूरे इंडिया में, जहां पे यूपीआई से लेकर ओएनडीसी से, मतलब ऐसी कई सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं जो विश्व में पहली बार कर रहे हैं। मौजूदा दौर में जहां एक तरफ ग्लोबल ट्रेड में चुनौतियां हैं, तो वहीं कई नए अवसर भी हैं। एफटीएस पर भारत की स्ट्रैटेजी से नई संभावनाएं खुली हैं, लेकिन एमएसएमईज को इस मोर्चे पर सपोर्ट की, हैंड होल्डिंग की जरूरत है। आप ये बता सकें कि दूसरे रीजन्स कैसे अपने एसएमईज को एक्सपोर्ट मार्केट में सपोर्ट कर रहे हैं, और पॉलिसी फ्रंट पर ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें अपनानी चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सौरभ जी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पूरे विश्व में कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देश चला रहे हैं, और ये कौन से देश चला रहे हैं? जो सक्सेसफुल हैं, जो डेवलप्ड हैं। और इसमें फॉर एग्जांपल यूएस देखें तो यूएस की एक कमर्शियल सर्विस है। अब ये कमर्शियल सर्विस यूएस में बैठ के काम नहीं करती। ये कमर्शियल सर्विस के 5 ऑफिस हैं इंडिया में, और करीबन 100 से ज्यादा का स्टाफ है। और ये सब जो स्टाफ है ये इंडियन है। तो ये इसे अमेरिकन लोग आके इंडिया में काम नहीं कर रहे यूएस कमर्शियल सर्विस के लिए। ऐसे ही जेट्रो, कोट्रा, ऑस्ट्रेड, न्यूजीलैंड, एनजेड ट्रेड, हर बड़ी कंट्री के 8-8, 10-10 ऑफिसेज हैं इंडिया में। इवन चाइना के, इनफैक्ट अगर आप देखें तो चाइना के भी इंडिया में करीबन 7 दफ्तर हैं, और ये 7 दफ्तरों में इंडियंस काम करते हैं और उनको इंटेलिजेंस दे रहे हैं कि भाई कौन सा बिजनेस कहाँ पे है, कौन से टेंडर कहाँ पे हैं। ये सब बड़ी कंपनियां जो है, इनके पास हर प्रकार का सामर्थ्य है कि वो बाहर जाके पूरे विश्व में कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ढूंढ लाएं और उन पे अमल करें या काम करें। लेकिन एमएसएमईज के पास ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हम लोग बाहर जाके दूसरे देशों में अपने लोग लगा के कंटिन्यूअस बिजनेस नहीं ढूंढ रहे, ना तो कंटिन्यूअस बिजनेस को पिच कर रहे हैं। विनोद जी, यानी बजट रिकमेंडेशंस में आप चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी सेटअप की जाए, जिसके प्रमुख एक्सपोर्टिंग नेशंस में ऑफिसेज हों, और उससे हमारे एमएसएमईज को नए मौके मिलेंगे। इंडिया एसएमई फोरम ने यह रिक्वेस्ट करी है कि भाई एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए, जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को मार्केट इंटेलिजेंस, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, B2B आउटरीच, कनेक्शंस, प्लस हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, हमारे ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में जा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि उन कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट्स के लिए जगह है, बट प्रोवाइडेड हम लोग उसको एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना और उसको विभिन्न देशों में लगाना, लोगों को लगाना बहुत इंपेरेटिव है इंडिया के लिए, अगर हम चाहते हैं कि आगे चल के 4-5 साल में हमारा वर्ल्ड ट्रेड में कोई स्थान रहे। मतलब मौजूदा मॉडल को रिवर्क करने की जरूरत है। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, आप मानते हैं हमें एक नए नजरिए और नई रणनीति से आगे बढ़ना होगा,
नई संभावनाओं को टैप करने के लिए। इज दैट राइट सर? जी बिल्कुल। देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे एमएसएमईज को समझाना कि बस किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हैं विदेशों में, क्या स्किल्स या नॉलेज जो उनके पास नहीं है उनको वो देना, उनको विभिन्न ईपीसी से जोड़ना, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस से जोड़ना, ये सब जो है लोकल हर डिस्ट्रिक्ट में ये एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए सेंटर्स होने चाहिए। इसकी तो कोई दो राय नहीं है। तो ये सब, इस सब पे करीबन 1.25 लाख एंटरप्राइजेस को हम लोग ने पिछले 2 सालों में रेडी करा है। बट आगे देखिए, जब तक इनको बाजार से जोड़ा नहीं जाएगा, जब तक इनको अपॉर्चुनिटीज से जोड़ा नहीं जाएगा उन देशों में जहां पर ये अपॉर्चुनिटीज है, तब तक ये भी कुछ नहीं कर पाएंगी। बट हमारे यहाँ पे अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार का मार्केट डेवलपमेंट फंड भी हमारे पास है, या जिस प्रकार से हम लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं बड़े एग्जीबिशंस में, वहां पे भी बड़ी कंपनियां ही जा रही हैं। और कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो 6-6, 7-7 साल से जा रही हैं। तो जब तक हम लोग नए एंटरप्रेन्योर्स को, नए एंटरप्राइजेस को, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को मौका नहीं देंगे, तब तक हम लोग अब कैपेबिलिटी एक्सपोर्ट की कैसे बढ़ाएंगे? विनोद जी, इंडिया ने 2030 तक $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। आगे की राह आपको क्या हलचल भरी लग रही है, और फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स की भूमिका को आप कैसे रीड कर रहे हैं? सिर्फ सर्विसेज में जो एक्सपोर्ट जो बढ़ रहा है वो तो खुद ही बढ़ रहा है, उसमें तो गवर्नमेंट या हम एज एन एसोसिएशन या कोई और संस्था कुछ कर नहीं रही। ये एंटरप्राइजेस हैं जो खुद ही ऑनलाइन जाके लोगों से जुड़ के, बायर से जुड़ के मार्केट को एक्सपैंड कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम लोग सर्विसेज को छोड़े, प्रोडक्ट्स की बात करें, तो प्रोडक्ट्स में भी यही सब करने की जरूरत है, जहां पे एंटरप्राइजेस भरसक कोशिश कर रहे हैं। बट अभी आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो मामला है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स, जहां पे आप अपने गांव में बैठ के आप जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डाल के वो जा सकता है। बट हमारे पास इसको प्रोडक्ट को भेजने के लिए, प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए अभी भी कई सारी बाधाएं हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर जिसने पहले कभी नहीं करा, उसको हम लोग मार्केट से जोड़े, उनको प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें, ताकि अगले 4-5 साल में वो उनकी कंपटीटिवनेस इतनी बढ़ जाए कि वो ग्लोबल स्तर पे कंपीट कर पाए। और इस सब में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो एग्रीमेंट्स हैं जहां पे हमको पता है कि 1 साल बाद या 8 महीने बाद या 2 साल बाद ड्यूटी लेवल कम होएगी, हमारी कंपटीटिवनेस बढ़ेगी। ऑल्सो जब वो होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई और कंट्री आज वहां सप्लाई कर रही है तो हम सप्लाई कर सकते हैं एज अ फ्री ट्रेड पार्टनर। कारोबार के तेजी से बदलते डायनेमिक्स के बीच आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, जिसमें अपार संभावनाएं हैं, उसके पोटेंशियल को एमएसएमईज के लिए कैसे एनालाइज कर रहे हैं? $2 बिलियन तक का हमारा ई कॉमर्स एक्सपोर्ट है आज की तारीख में। बट अगर आप विश्व में देखें तो आज की तारीख में $800 बिलियन का क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट हो रहा है, और इसमें करीबन 32% सिर्फ चाइना के लोग कर रहे हैं। अब क्यों चाइना के लोग कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक मैकेनिज्म बना पड़ा है थ्रू अलीबाबा, थ्रू ऑल द अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, जो छोटे से छोटा आर्टिजन, क्राफ्ट्समैन, छोटे से छोटे टाउन का अपने प्रोडक्ट को न्यूयॉर्क या टोक्यो में बेच पा रहा है डायरेक्टली कंज्यूमर को, और अपने नाम से, अपने ब्रांड से। तो जब चाइना इस लेवल पे पहुंचा है तो हम लोग अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, जहां पे हम लोग को, अगर आप देखें तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई पोटेंशियल हमारा $200 बिलियन का है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। अगले 8 साल में ये फिगर जो $782 बिलियन की है, जो आज ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में जो क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट हो रहा है, ये बढ़ के $8,000 बिलियन होने वाली है। उसको केंद्र सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को उसको नजरिए में रख के अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए। विनोद जी, एमएसएमईज के लोकल से ग्लोबल चेन के सफर में आप विदेशों में मौजूद इंडियन मिशंस के रोल को कैसे देखते हैं?
इंडियन मिशंस के पास तो बड़ा ही क्रिटिकल रोल है कि कैसे वो फैसिलिटेट कर पाएंगी, न कि लार्ज एंटरप्राइजेस को या बहुत बड़ी कंपनीज को, बल्कि उनको सपोर्ट करना है एमएसएमईज को, ताकि वो ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ पाए। यहां पे इंडियन मिशंस में ऑर्गेनाइज ट्रेड मिशंस, जहां पे लोग जा पाए, वहां पे मिल पाए लोगों से, बायर सेलर मीट्स, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस। अब आप देखिए, इतना सब एक या दो आदमी की पॉसिबली बस में ही नहीं है। ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन, हजारों ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन हो रहे हैं पूरे विश्व में अक्रॉस प्रोडक्ट, पर हमारी जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो छवि है, जो हमारा डेलीगेशन साइज होता है, वो कोरिया से भी छोटा होता है। तो इसको कैसे मिशंस लेवरेज करके, लोकल एक्सपर्टीज लेवरेज करके इन्हीं सब एग्जीबिशंस में ज्यादा स्पेस बनाएं, ज्यादा प्लेटफॉर्म बनाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे जा सके। इंडियन मिशंस अब्रॉड में एक सिंगल पॉइंट एसपीओसी जिसको बोलते हैं, सिंगल पॉइंट कांटेक्ट एमएसएमईज के लिए हमारे लिए बनाए, ताकि क्लियर अप टू डेट इंफॉर्मेशन इंपोर्ट रेगुलेशंस पे, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस पे, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स पे हमारे एमएसएमईज को मिल पाए। फाइनली विनोद जी, इंडिया एसएमई फोरम विमेन एक्सपोर्टर्स प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है, जिसके तहत आपकी लर्निंग्स भी रही होंगी। आप उद्यमियों के नजरिए से चलते हुए हमें बजट 24 से और किस तरह के मेजर्स की उम्मीद है, इस पर बता सकें, ताकि एमएसएमईज कारोबार को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। ये एनपीए का सिस्टम, एक साइड से हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा मार्केट ऐसा है जो 180 दिन के पहले पैसा नहीं देता। अगर नहीं देता तो एनपीए 190 डेज का क्यों है? आप उसको भी 180 दिन कर दीजिए। दूसरा हमारा है कि 32,000 करोड़ रुपए तक का धन और रिसोर्स अटका हुआ है आज डीआरटी में और सरफेसी में और ये सब में। तो उनको अगर आप गवर्नमेंट किसी प्रकार की एक सिचुएशन करे जहां पे उनको एक एमनेस्टी मिले, पर आप क्राउड फंडिंग क्यों नहीं चालू कर रहे, पेयर टू पेयर लैंडिंग क्यों नहीं चालू कर रहे, जो करीबन 90 कंट्रीज में ऑलरेडी चालू है। सबको जीएसटी के अंदर लाएं, छोटे से छोटा बंदा भी, छोटे से छोटा एंटरप्राइज भी जीएसटी के अंदर आए। 5 करोड़ रुपए तक का जो आदमी है वो सिर्फ 5% ले या 4% ले, ऑटोमेटिकली कंपटीटिव बन गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारे यहाँ पे, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है ये। एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। विनोद कुमार, प्रेसिडेंट इंडिया एसएमई फोरम, आपका शुक्रिया, थैंक यू। निर्मला सीतारमण के 7th कंसेक्यूटिव बजट का इंडस्ट्री इंतजार कर रही है। देखते हैं कि इसके जरिए एमएसएमई क्षेत्र को कैसे नई दिशा और ऊर्जा मिलती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।